कभी ना कभी हम सबने ये तो किया ही है ना? बिल्कुल। आधी रात को उठकर अपनी किसी छोटी मोटी बीमारी के लक्षण गूगल पर खोजना। हाँ, और फिर गूगल हमें यकीन दिला देता है कि बस अब तो कोई बहुत बड़ी और लाइलाज बीमारी हो गई है। सही कहा। हम डॉक्टर का इंतजार करते हैं और मन में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वो एक चौंकाने वाला सवाल पूछते हैं। क्या हो अगर 90% बीमारियां शरीर की हो ही नहीं बल्कि मन की हो? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सोच, हमारे दबे हुए जज्बात ही हमें बीमार कर रहे हैं और वही हमें ठीक भी कर सकते हैं? और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है, पर इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। हाँ, इसे साइकोसोमैटिक कहते हैं ना? बिल्कुल। साइको यानी मन और सोमा यानी शरीर। आज हम इसी मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की पड़ताल करने वाले हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे? आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा होगा कि हम पहले कुछ हैरान करने वाली सच्ची कहानियों से शुरू करेंगे। कहानियां तो हमेशा दिलचस्प होती हैं। हाँ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। फिर हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो इन चमत्कारों को मुमकिन बनाता है। चलिए तो फिर पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है नॉर्मन कजिन्स की। हाँ, 1964 की बात है। उन्हें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी हुई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के जो जोड़ों में भयानक दर्द होता है और वो धीरे धीरे पत्थर की तरह अकड़ने लगते हैं। उनकी हालत तो इतनी खराब थी कि उनका जबड़ा तक जाम हो गया था। वो ठीक से खाना भी नहीं चबा पाते थे। और डॉक्टरों ने तो एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद 500 में से सिर्फ एक मरीज की होती है। मतलब लगभग ना के बराबर। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? कोई भी आम इंसान ऐसी हालत में तो हार मान लेता, लेकिन नॉर्मन ने एक बहुत ही अजीब फैसला किया। कैसा फैसला? उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया। अस्पताल छोड़ दिया? हाँ, और पास के एक होटल में कमरा ले लिया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि अगर वो मरने ही वाले तो कम से कम अपनी शर्तों पे मरेंगे। अपनी शर्तों पर मतलब उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया? बिल्कुल। उन्होंने पेन किलर्स और बाकी भारी दवाइयों को किनारे रख दिया और अपनी दवा खुद बनाई। खुद बनाई? उनकी दवा थी विटामिन सी के हाई डोज इंजेक्शंस। और कॉमेडी फिल्में? क्या कॉमेडी फिल्में? हाँ, उन्होंने चार्ली चैपलिन, मार्क्स ब्रदर्स ऐसी क्लासिक कॉमेडी फिल्मों के प्रोजेक्टर मंगवा लिया और बस हंसना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही अजीब इलाज है। क्या इसका कोई असर भी हुआ? असर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन लेखों में बताया गया है कि 10 मिनट तक पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने से हाँ, उन्हें 2 घंटे की ऐसी गहरी और दर्द रहित नींद मिलती थी जो अस्पताल में मॉर्फिन के इंजेक्शंस भी नहीं दे पा रहे थे। कमाल है। मतलब हंसी सच में एक दवा की तरह काम कर रही थी। असल में हंसी सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक बायोकेमिकल घटना है। जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नाम के नेचुरल पेन किलर्स बनाता है। अच्छा। हंसी उनके शरीर में सूजन कम कर रही थी, स्ट्रेस हार्मोन्स को घटा रही थी और उनके सोए हुए इम्यून सिस्टम को फिर से जगा रही थी। और नतीजा ये कि कुछ ही महीनों में नॉर्मन कजिन्स लगभग पूरी तरह ठीक हो गए। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से ठीक हो गए और अगले 26 साल तक एक स्वस्थ जीवन जिया। उनकी कहानी ने मेडिकल साइंस को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं शरीर की सबसे बड़ी फार्मेसी हैं। हंसी से बीमारी को हरा देना, ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन ये तो सकारात्मक भावनाओं की ताकत हुई। स्रोतों में एक और कहानी है जो शायद इससे भी ज्यादा गहरी है। लुईस हे की? हाँ, जिसमें इलाज हंसी से नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दर्द और नकारात्मक भावनाओं का सामना करने से हुआ। बिल्कुल। और ये कहानी है लुईस हे की, जिनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था, है ना? हाँ, उन्हें सर्वाइकल कैंसर का पता चला। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन लुईस ने रुककर खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जो हम में से ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, ये कैंसर मुझे ही क्यों हुआ? मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मतलब उन्होंने बीमारी को एक बाहरी दुश्मन की तरह नहीं देखा। नहीं, बल्कि शरीर के एक संदेश की तरह देखा। और जब उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो उन्हें क्या मिला? उन्हें अपने अतीत के वो काले पन्ने मिले जिन्हें वो कब का दफना चुकी थी। जैसे कि बचपन में हुआ यौन शोषण, बड़ा होने पर महसूस किया गया अपमान और उन सब के कारण अपने लिए गहरी नफरत और अपराध बोध। अच्छा। उन्हें समझ आया कि सालों से जो गुस्सा, जो नफरत, जो माफ ना कर पाने का जहर उन्होंने अपने अंदर पाल रखा था,
वही अब कैंसर बनकर उनके शरीर से बाहर निकल रहा था। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। इन लेखों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अलग-अलग भावनाएं शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करती हैं। हाँ, जैसे लंबे समय का गुस्सा लिवर पर असर करता है या भविष्य का डर किडनी पर। और उनके मामले में एक स्त्री के तौर पर अपने आत्मसम्मान पर जो गहरी चोट पहुंची थी, उसका असर उनके गर्भाशय पर कैंसर के रूप में दिखा। बिल्कुल, ये एक सीधा कनेक्शन था। तो उन्होंने डॉक्टरों से सर्जरी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा। 6 महीने? हाँ, और इन 6 महीनों में उनकी दवा थी माफी। माफी? उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्यार करने का अभ्यास शुरू किया। वो अपनी आंखों में देखकर कहती, लुइस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। उन्होंने उन लोगों को भी मन ही मन माफ किया जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। इसलिए नहीं कि वो लोग सही थे, बल्कि इसलिए ताकि वो खुद उस बोझ से आजाद हो सके। और इसका नतीजा भी नॉर्मन कजिन्स जैसा ही चमत्कारिक था। उससे भी बढ़कर 6 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास वापस गईं, तो उनके शरीर में कैंसर का एक भी निशान नहीं बचा था। सच में? वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उनकी किताब की सबसे शक्तिशाली पंक्ति यही है, अगर हम मानसिक काम करने को तैयार हैं तो लगभग हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये कहानियां सुनने में बहुत प्रेरणा देती हैं, लेकिन मन में एक सवाल भी उठता है। क्या? कहीं ये सिर्फ संयोग तो नहीं, या सिर्फ 2 लोगों के साथ हुआ चमत्कार? क्या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है जो समझा सके कि ये सब कैसे होता है? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें न्यूरो साइंस की दुनिया में मिलता है, खासकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम में। अच्छा? डॉक्टर डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारी 95% जिंदगी हमारा चेतन मन नहीं बल्कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। मतलब एक तरह का ऑटो पायलट प्रोग्राम। बिल्कुल। हमारी ज्यादातर आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारी भावनाएं सब ऑटोमेटिक हैं। सोचिए, जब आप सालों तक एक ही तरह की नकारात्मक भावना, मान लीजिए गुस्सा, महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं। ठीक है। बार बार ऐसा होने से उनके बीच एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। ये एक पगडंडी की तरह है जो बार बार इस्तेमाल होने पर एक पक्का हाईवे बन जाती है। अच्छा, तो दिमाग में एक तरह का हाईवे बन जाता है। हाँ, अब आपको गुस्सा करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप एक आदत की तरह होता है। और इस दिमागी हाईवे का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? इसका शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब भी हम गुस्सा, डर या तनाव महसूस करते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड। हाँ, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते हैं। ये हार्मोन्स हमें खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। ये तो ठीक है अगर सामने कोई शेर आ जाए, लेकिन आज के दौर में हमारा तनाव तो महीनों, सालों तक चलता है। बिल्कुल। ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तों की परेशानी, लोन की चिंता, तो और यही समस्या की जड़ है। जब शरीर 24 घंटे 7 दिन इसी इमरजेंसी मोड में रहता है तो वो अपने जरूरी काम बंद कर देता है। जैसे? शरीर की सारी ऊर्जा लड़ने या भागने में खर्च हो जाती है, तो पाचन, इम्यून सिस्टम और कोशिकाओं की मरम्मत जैसे कामों के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। अच्छा। और लंबे समय तक इस मोड में रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अगर हमारा 95% जीवन इसी ऑटो पायलट पर चल रहा है, तो फिर तो हम एक तरह से अपनी आदतों के गुलाम हुए। इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका भी बताया है इन स्रोतों ने? बिल्कुल, और तरीका वही है जिसे सदियों से संत महात्मा इस्तेमाल करते आए हैं, ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का मतलब तो लोग समझते हैं सोचना बंद करना, जो लगभग नामुमकिन लगता है। सही कहा, लेकिन यहाँ ध्यान का मतलब सोचना बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों का दर्शक बनना। दर्शक बनना? हाँ, जब आप शांति से बैठकर अपनी ऑटोमेटिक चलती हुई सोच को बस देखते हैं बिना उसे जज किए, तो आप उस प्रोग्राम पर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। आप उस हाईवे से उतरकर एक नया रास्ता बनाना शुरू करते हैं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल, अपने दिमाग के सर्किट्स को सचमुच बदलना, उसे फिर से तार-तार करना। ठीक है, तो हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलकर अपने दिमाग को बदल सकते हैं, लेकिन उन बीमारियों का क्या जो हमें विरासत में मिलती हैं? जेनेटिक बीमारियां। हाँ, मतलब जेनेटिक बीमारियां। क्या हम अपने जीन्स के आगे मजबूर नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे विज्ञान की एक नई ब्रांच एपिजेनेटिक्स तोड़ रही है, और इस फील्ड के अगुवा हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जीन्स हमारी किस्मत तय नहीं करते। जीन्स किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह है, लेकिन बिल्डिंग बनाने का काम यानी जीन्स को ऑन या ऑफ करने का सिग्नल माहौल से मिलता है। माहौल से? शरीर के अंदर कैसा माहौल, इसे समझने के लिए डॉक्टर लिप्टन का पेट्री डिश वाला प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। बताइए। उन्होंने एक पेट्री डिश में कुछ स्वस्थ स्टेम सेल्स रखे और उन्हें 3 अलग अलग डिश में बांटा।
हर डिश में उन्होंने अलग अलग माहौल दिया। तो क्या हुआ? एक डिश में सेल्स मांसपेशी बन गए, दूसरी में हड्डी और तीसरी में फैट सेल्स। सेल्स वही थे, उनके जीन्स वही थे, बदला क्या? सिर्फ माहौल। वाह! हमारे शरीर की खरबों कोशिकाओं के लिए ये माहौल हमारा खून है, और हमारे खून की केमिस्ट्री किस चीज से बदलती है? हमारे विचारों और भावनाओं से। बिल्कुल, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों से। जब आप प्यार और खुशी महसूस करते हैं तो आपका दिमाग खून में डोपामाइन जैसे केमिकल छोड़ता है, जो एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं। और जब आप डर में होते हैं तो खून में स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते हैं, जो जहरीला माहौल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विश्वास हमारी बायोलॉजी को बदल सकता है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट में होता है। बिल्कुल, प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक मरीज को चीनी की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये एक शक्तिशाली दवा है, और मरीज ठीक हो जाता है। हाँ। कैसे? क्योंकि उसके विश्वास ने उसके दिमाग को वो केमिकल बनाने का आदेश दिया जो असली दवा बनाती। विश्वास ने शरीर की फार्मेसी को एक्टिवेट कर दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन इसका एक डरावना जुड़वा भाई भी है, जिसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट यानी नकारात्मक विश्वास का असर। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब अगर कोई डॉक्टर कह दे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, तो हमारा अपना विश्वास ही उस भविष्यवाणी को सच कर सकता है। सच में दुख की बात है, पर हाँ, अगर हम उस बात पे पूरा यकीन कर लें तो हमारा दिमाग शरीर को मरने का सिग्नल देना शुरू कर देता है। हमारा शरीर हमारे विश्वासों को सच साबित करने के लिए पूरी मेहनत करता है, चाहे वो विश्वास सकारात्मक हो या नकारात्मक। तो अंतिम संदेश यही है कि हमें लोड करते हैं, लेकिन माहौल ट्रिगर दबाता है, और हमारे लिए वो माहौल हमारे विचार हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारी सोच, हमारे विश्वास ही हमारी सेहत की चाबी है, तो इन्हें बदलने कैसे? सालों की प्रोग्रामिंग को बदलना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इन स्रोतों में एक व्यवहारिक 5 कदमों वाली योजना बताई गई है। एक तरह की मानसिक दवा। हाँ, जिसे हमें खुद तैयार करना है। चलिए उन कदमों को समझते हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है मानना, एक्नॉलेज करना। अपनी बीमारी को एक दुश्मन की तरह देखना बंद करें और खुद से पूछें, मेरा शरीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है? बीमारी और भावना के बीच के कनेक्शन को पहचानना। बिल्कुल। हो सकता है पीठ का दर्द किसी भावनात्मक बोझ का संकेत हो, या पेट की समस्या किसी अनकहे डर का। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, मान लिया कि कोई कनेक्शन है, फिर अगला कदम क्या है? दूसरा कदम है रिहाई, रिलीज करना। उन दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना जिन्हें हमने सालों से कैद कर रखा है। कैसे? अगर रोना आता है तो खुलकर रोएं, अगर गुस्सा आता है तो एक खाली कमरे में चीखें या किसी तकिए पर मुक्के बरसाएं। ये ऊर्जा जब तक अंदर दबी रहेगी, शरीर को बीमार करती रहेगी। इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी भावनाओं को इस तरह बाहर निकालना सिखाया ही नहीं जाता। बिल्कुल, हम उन्हें दबाना सीखते हैं। और तीसरा कदम माफी का है, जो शायद इन सब में सबसे मुश्किल है। आपने सही कहा, तीसरा कदम है माफी, फॉरगिव। दूसरों को माफ करना, जैसा लुइस हे ने किया, ताकि आप उस बोझ से आजाद हो सकें। और उससे भी ज्यादा जरूरी, खुद को माफ करना। हाँ, खुद को माफ करना, अपनी गलतियों के लिए, अपनी बीमार सोच के लिए। खुद को जज ना करके खुद को स्वीकार करना। माफी दूसरों के लिए नहीं, अपनी आजादी के लिए है। और एक बार जब ये भावनात्मक सफाई हो जाए, उसके बाद आता है चौथा कदम, रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्राम। हाँ, अब हमें पुराने दिमागी हाईवे को बंद करके एक नया स्वस्थ हाईवे बनाना है। इसके लिए ध्यान और विजुअलाइजेशन सबसे अच्छे उपकरण है। अच्छा। हर रोज कुछ मिनट बैठकर ये कल्पना करना और महसूस करना कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। उस भावना को इतनी शिद्दत से महसूस करना कि आपका शरीर उसे सच मानने लगे और उसी के अनुसार केमिकल बनाना शुरू कर दे। बिल्कुल। मानना, रिहाई, माफी और रीप्रोग्रामिंग। और अंतिम कदम, पांचवा और सबसे खूबसूरत कदम है प्रेम, लव। खुद से प्रेम। हाँ, खास तौर पर खुद से प्रेम। लुइस हे का मिरर वर्क इसका सबसे अच्छा तरीका है। आईने में अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। अपने शरीर की हर कोशिका से बात करें, उसे धन्यवाद दें। क्योंकि आपकी हर सोच, हर भावना को आपका शरीर सुन रहा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, एक संदेशवाहक है। और बीमारी अक्सर उसका आखिरी प्रयास होती है हमें ये बताने का कि हमारी जिंदगी में, हमारी भावनाओं में, हमारी सोच में
कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि असली इलाज किसी बाहरी गोली या सर्जरी में नहीं छिपा, वो हमारे भीतर है, हमारे अतीत में, हमारी अनकही कहानियों में, हमारी दबी हुई भावनाओं में। और उन्हें बदलने की हमारी शक्ति में। हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारे विचार बीज की तरह। हम तय करते हैं कि हमें फूलों का बगीचा उगाना है या कांटों का। तो आज हम अपने श्रोता को एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद उनकी सेहत को देखने का नजरिया बदल दे। आज अपनी किसी एक शारीरिक तकलीफ या पुराने दर्द के बारे में सोचें। बस एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर वो दर्द बोल सकता तो वो आपको कौन सी अनकही कहानी सुना रहा होता। वो कौन सा दबा हुआ जज्बात है जो सालों से बाहर आने की राह देख रहा है। इसका जवाब शायद आपके हाथ में ही आपकी सेहत की चाबी थमा दे।